Welcome dear student, welcome to this video. As you know, we are talking about origin and evolution of life. Origin and evolution of life चैप्टर नंबर 5 जो आपका है, ये लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज इस वीडियो के थ्रू हम उसे रिवाइज करेंगे बहुत शॉर्ट में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का रिवीजन। ओरिजिन ऑफ लाइफ ना, यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हमने देखे। सबसे पहले स्टार्ट किया गया है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले लाइफ का इवोल्यूशन होने के पहले उसका ओरिजिन कैसे हुआ। अगर बहुत सारे साइंटिस्ट की अगर हम माने, तो जब हम ये बात के बारे में सोचते हैं कि लाइफ जो है वो इस अर्थ के ऊपर कैसे ओरिजिनेट हुई, तो कई सारे साइंटिस्ट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके थ्रू अलग अलग थ्योरीज जो है वो लोगों के सामने रखने में आई। जैसे कि स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी थी, फिर इसके बाद में कॉस्मोजोइक थ्योरी थी, स्पॉन्टेनियस था, अबायोजेनेसिस था, बायोजेनेसिस था। These are lots of theory which were put forth to explain the origin of life, प्रोटोबायोजेनेसिस जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटोबायोजेनेसिस को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी थ्योरीज सामने रखी गई थी जो हमने देख चुके हैं। इसके बाद में केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन में सबसे मेन रोल है ओपेरन और हेल्डन, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर केमिकल इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया है। केमिकल इवोल्यूशन में ओपेरन और हेल्डन ने स्टेप वाइज मैनर में बताया है कि सबसे पहले अर्थ, यूनिवर्स, और उसके बाद में मतलब यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, अर्थ कैसे फॉर्म हुई, कब, कौन से समय में फॉर्म हुई, बिग बैंग क्या है, एक्सप्लोजन कैसे हुआ था, ये सब एक्सप्लेन किया है केमिकल इवोल्यूशन में विद बाय ओपेरन एंड हेल्डन। उसके बाद में इसी थ्योरी में उन्होंने या इसी टाइप में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे अर्थ के ऊपर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर तैयार हुआ, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स थे जो सबसे पहले अर्थ के ऊपर तैयार हुए, जो थे वाटर, अमोनिया, मीथेन जैसी गैसेस जो हैं वो फॉर्म हुई थी। ये सारी चीजें जो हैं वो केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू स्टेप वाइज मैनर में एक्सप्लेन की। उसके बाद में ये भी बताया कि कैसे जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, फिर कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, कैसे पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन जैसी रिएक्शंस जो है वो कैरी आउट होने लगी, कैसे अर्थ का टेम्परेचर कूल हुआ, उसके बाद में कैसे न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुआ, न्यूक्लिक एसिड से प्री सेल कैसे फॉर्म हुआ, फिर फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हुआ। All of these events are being explained by chemical evolution, which is proposed by O'Parin and Heldon। और इसी चीज को सपोर्ट करते हुए अरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट जो है वो भी हमने देखा है, जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर एपरेटस तैयार किया था, जिसके थ्रू उन्होंने केमिकल इवोल्यूशन को जस्टिफाई किया है विद द एविडेंस, प्रूफ के साथ में, ठीक है। इसके बाद में आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस हमने देखा। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस का सिर्फ कहना यह है, बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना यह है कि जब लाइफ की शुरुआत अर्थ के ऊपर हुई थी तो सबसे पहले डीएनए नहीं बल्कि आरएनए फॉर्म हुआ था, और आरएनए से ही लाइफ की शुरुआत हुई है, क्योंकि आरएनए प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और आरएनए भी एक प्रकार का जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, इसीलिए वो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस का मानना ये है कि लाइफ की शुरुआत में सबसे पहले जो भी न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुआ वो आरएनए था, और फिर आरएनए से डीएनए फॉर्म हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को बहुत ही ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में ये बताया है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो गए तो उसमें किस प्रकार के इवोल्यूशन हुए, और कैसे जब लाइफ तो आ गई थी अर्थ के ऊपर, लेकिन उस लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु इस धरती पे हमें देखने मिलते हैं वो कैसे तैयार हुए, मतलब न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में एक्सप्लेन किया है, जिससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली एक्सप्लेन किया है डार्विन ने, और उनके इस पूरे काम को या थ्योरी को डार्विनिज्म का नाम दिया है। डार्विन जो है, इन्होंने अपना जो भी बुक है इसमें ये पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने पब्लिश किया है। जो बुक है वो है द ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये बुक में उन्होंने ये सारी चीज़ों का जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे न्यू स्पीशीज फॉर्म हुई होगी, और उन्होंने ये जो भी बुक लिखा है वो बुक उनके टोटली पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था, जो उन्होंने जब वो वर्ल्ड टूर पे गए थे
और कई सारे आइलैंड्स को उन्होंने विजिट किया था। वहां पे जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखे थे, उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये बुक बेस्ड थी, ठीक है। डार्विनिज्म में हमने जो है वो कई सारे फैक्ट्स डार्विन ने एक्सप्लेन किए हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जैसे कि ओवर प्रोडक्शन, कोई भी प्रजाति है जो जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करती है ताकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बैलेंस रह सके, ठीक है। फिर उसके बाद में जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा रहेंगे तो उनमें आपस में स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल में जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा, जो हार जाएगा वो पेरिश, बुरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक वेरिएशन, हर एक इंडिविजुअल जो तैयार होता है इस धरती पे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग है, और जिसमें जितना ज्यादा फर्क रहेगा, जितना ज्यादा वो डिफरेंट रहेगा, जिसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कह सकते हैं, कि जो जितना ज्यादा फिट रहेगा, जो जितना ज्यादा वातावरण के साथ में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, उसकी लाइफ या उस प्रजाति की जो अस्तित्व है इस धरती पे वो ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। इसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीजों में नेचुरल सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचर उसी को सपोर्ट करता है जो उस वातावरण में सुटेबल है, फेवरेबल, उसके पास में फेवरेबल वेरिएशन रहेगा तो उसे नेचर सपोर्ट करेगा, अनफेवरेबल वेरिएशन रहेगा तो उसे नेचर सपोर्ट नहीं करता। देन इसके बाद में है लास्ट में ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, और ये सब चीजों के चलते नई स्पीशीज फॉर्म होती है, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके बाद में एविडेंसेस, एविडेंस डार्विन ने अपने इस थ्योरी के लिए एविडेंस जो है वो दिए थे दो एग्जाम्पल के साथ में। एक जिराफ जिसकी लंबी गर्दन होती है, तो उनका कहना यह है कि जो है वो समय के साथ साथ ऊंचे पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा पत्तियां खाने के लिए जो है वो जिराफ की जो गर्दन है वो ज्यादा लंबी होती चली गई, और जितना ज्यादा उसकी गर्दन लंबी रहेगी वो जिराफ उतना ज्यादा सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या है, अडेप्टेशन है, ये एडजस्टमेंट है जो जिराफ ने अपने बॉडी में की है ताकि वो भूखा ना रहे और ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहे। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल है मॉथ का, ठीक है, मॉथ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे दो पेपर्ड मॉथ, ठीक है, तो पेपर्ड मॉथ का जो है ये एग्जाम्पल है, एक ब्लैक कलर्ड पेपर्ड मॉथ और एक ब्राउन कलर्ड पेपर्ड मॉथ। तो ये एक्सप्लेन किया गया है, ब्रिटेन का एग्जाम्पल है ये, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का क्या इफेक्ट था और नेचर ने कैसे कब कौन से मौत को सिलेक्ट किया, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वीडियो। इसके बाद में ड्रॉबैक्स, डार्विनिज्म की जो थ्योरी या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था बाय डार्विनिज्म वो ये था कि डार्विन ने ये तो बताया कि नई स्पीशीज तैयार होगी, लेकिन पहली वो जो फिट ऑर्गेनिज्म है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नेचर उसे सिलेक्ट करेगा, लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि वो फिट ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे उसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी पुट फोर्थ की म्यूटेशन थ्योरी विच वाज पुट फोर्थ बाय ह्यूगो डी वेरीज थ्योरी। उनका कहना ये था, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो मिराबिलिस जल्पा नाम के प्लांट के ऊपर किया था, जिसमें उन्होंने कई जनरेशन तक उस प्लांट को ग्रो होने दिया। इमीडिएटली 6 to 7 जनरेशन के बाद में उन्हें जो है वो कई सारे बदलाव नजर आए और उस बदलाव को उन्होंने म्यूटेशन नाम दिया, लेकिन आखिर में पता चला कि ये कोई म्यूटेशन नहीं, ये क्रोमोसोमल एबरेशन था, और वो ही इस पर्टिकुलर थ्योरी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन या सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। इसके बाद में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी वाज पुट फोर्थ बाय मेनी ऑफ द साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये थ्योरी को पुट फोर्थ किया। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है वो केमिकल इवोल्यूशन से मिलती जुलती है। इसका कहना भी यही है कि कई सारे केमिकल्स हैं जो बार बार असेंबल होते हैं और लाइफ की ओरिजिन हुई ना। इसके बाद में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे न्यू स्पीशीज फॉर्म हुई होगी, उसके चलते जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन एक फैक्टर है जिसकी वजह से नई स्पीशीज फॉर्म हो सकती है। अगर आपके जीन्स पे बदलाव होंगे तो नई स्पीशीज फॉर्म होना मुमकिन है। उसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का जो अभी मैंने बताया आपको कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ये एग्जाम्पल के थ्रू नेचुरल सिलेक्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आइसोलेशन, अगर एक ही पॉपुलेशन के लोग जो है वो कई सारे छोटे छोटे पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाते हैं और वहां पे रहने के लिए वो अपने अंदर जो बदलाव करते हैं जिसे आइसोलेशन कहा जाएगा, और उस आइसोलेशन की वजह से और उस बदलाव की वजह से नए स्पीशीज फॉर्म होना मुमकिन है। दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। इसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक
इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो अलग अलग क्या कहेंगे हम उसको पॉइंट्स की वजह से या अलग अलग फैक्टर की वजह से कैरी आउट होता है। सबसे पहले म्यूटेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में। दूसरा जीन रिकॉम्बिनेशन, जब नए जीन्स जो है वो पुराने जीन्स के साथ में या दो अलग अलग प्रकार के जीन कॉम्बिनेशन रिकम्बाइन होंगे तो न्यू स्पीशीज फॉर्म हो सकती है। जीन फ्लो, ये भी हमने डिस्कस किया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट, दिस आल्सो वी हैव डिस्कस। देन इसके बाद में नेचुरल सिलेक्शन जो है इसे फिर से हमने डिस्कस किया था और उसके बाद में हमने उसके टाइप्स भी देखे थे। नेचुरल सिलेक्शन का जो टाइप है उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया था। सबसे पहला स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, मतलब जहाँ पे जो है वो स्टेबल स्थिति होती है, ना ही ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ते हैं और ना ही कम होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे दो फैक्टर ए और बी इंडिविजुअल्स या जो स्पीशीज होती है इनके बीच का जो इंटरमीडिएट स्पीशीज जो है वो लगातार बढ़ते जाती है और जो दो प्राइमरी या पहले के जो स्पीशीज होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में क्या होता है, एक स्पीशीज लगातार मतलब एक प्रजाति जो है उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म की वो बढ़ते चली जा रही है और एक प्रजाति कम होते चली जा रही है। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर। नेचर कब किस प्रकार की प्रजाति को सपोर्ट करेगा उसके नंबर बढ़ेंगे और जिसको सपोर्ट नहीं करेगा उसके नंबर कम होंगे। एंड लास्टली डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा है कि दोनों जो दोनों जो स्पीशीज हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो इंटरमीडिएट है उनकी तादाद बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमने देखा था। इसके बाद में वी हैव सीन अबाउट हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल, जिसे इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल भी कहा जाता है, जिसका कहना यह है कि जब भी स्पीशीज जो है वो अगर इक्विलिब्रियम में है तो जो भी नंबर ऑफ स्पीशीज रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे, जिसे हमने a+b² के थ्रू एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे p और q जो है वो फ्रीक्वेंसी ली थी। देन इसके बाद में अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का सिंपली कहना यह है कि जो जानवर जिस जगह पे रहेगा वो उस जगह के मुताबिक, वहाँ के एनवायरमेंट वातावरण के मुताबिक अपने अंदर जो बदलाव करता है उसकी वजह से वो दूसरे से अलग तैयार हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन, जिसका एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके बाद में एविडेंसेस हैं जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जिसमें हमने फॉसिल्स रिकॉर्ड देखे थे। इसके बाद में मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस जिसमें हमने होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में बात किया था। एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस जो है इसमें हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे जैसे सेल स्ट्रक्चर है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये बताती है कि हम सबके जो पूर्वज हैं वो एक ही हैं। देन इसके बाद में स्पेसिएशन हमने देखा कि कैसे स्पीशीज फॉर्म होती है, जिसमें हमने देखा कि इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक ही पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग हो रही है। दूसरा हमने देखा इंटर स्पेसिफिक, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में इंटरब्रीडिंग हो रही है। इसके बाद में जो है वो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे किस क्रम में किस किस प्रकार के जानवर इस धरती पे पाए गए थे और कब वो लुप्त हो गए और कब उनका बदलाव दूसरे जानवरों में हो गया या ऑर्गेनिजम्स में हो गया। इसके बाद में लास्टली वी हैव सीन अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन। इन ह्यूमन इवोल्यूशन बताया गया है कि कैसे प्राइमेट्स में कई प्रकार के इवोल्यूशन हुए हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इस लाइन ऑफ इवोल्यूशन का हिस्सा है, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स और उनका टाइम पीरियड, उनका cranial capacity, this all we have discussed in our last videos। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है रिवीजन के साथ में। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।